हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? 16 डॉक्यूमेंट और गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि हम उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं मानते। बहुत बड़ा फैसला है साथियों, जो आसाम से सुनने में आया है। डिवीजन बेंच थी, यानी 2 जस्टिस थे, कल्याण राय सराना, और दिल थाम के रखिएगा शमीमा जहां जी थी, जो यहां पर 2 जस्टिस थे। और उन्होंने 16 दस्तावेजों को देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अमीनुल हक भारत का नागरिक नहीं है। अमीनुल हक फरवरी 2018 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से अपना मुकदमा हारा था। उसके बाद उसने हाई कोर्ट अप्रोच किया था। अभी वो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने अमीनुल हक को भारतीय नागरिक मानने से मना कर दिया है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1964 सेक्शन 9, जो यह कहता है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। और फिर इस बात को पुरानी बात से जोड़ूंगा जो उस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था कि लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कह दिया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता सिटीजनशिप इस्टेब्लिश नहीं करती, और लोग उस पर हंसी मजाक की रीलें बना रहे थे, इसीलिए कि हर आदमी अब किसी एजेंडा से जुड़ा हुआ है। तो साहब 16 डॉक्यूमेंट जो यहां पर लगाए गए हैं उसमें कुछ आप लोगों को बता दूं। 1951 का एनआरसी का जो रजिस्टर तैयार हुआ था, इसमें अमीनुल हक ने अपने दादा हजूर का नाम सर्टिफाइड कॉपी में लगाया है। ठीक, उसके बाद 1966 से लेकर 2017 तक अपने फादर का नाम वोटर लिस्ट में की सर्टिफाइड कॉपी लगाई है कि मेरे पिताजी इस सन से इस सन तक वोट डाल रहे थे, 1966 से लेकर 2017 तक। 1973 में एक लैंड परचेज हुआ था, उसकी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कॉपी लगाई है। परमानेंट अकाउंट नंबर लगाया है, आधार लगाया है, वोटर आई कार्ड लगाया है। और 1999 का जो 2017 में इनको एक स्कूल का सर्टिफिकेट मिला था वो लगाया है। इतने डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिए वो लगाए। अब देखते हैं कि मामला कहां से कंफ्यूज होना शुरू हुआ। मामला कंफ्यूज होना शुरू हुआ कि जहां अमीनुल हक के अब्बा हजूर और पिताजी का नाम था, वो कहीं पर मोहरुद्दीन शेख लिखा था, कहीं पर मेहरुद्दीन शेख लिखा था, कहीं पर सिर्फ मोहरुद्दीन लिखा था, और कहीं पर मोहिर MOHIR फिर स्पेस और UDDIN यानी 2 नामों की तरह मोहिर उद्दीन लिखा था। पहली चीज। उसके बाद जो मोहिरुद्दीन के फादर का नाम लिखा था, यानी अमीनुल हक के फादर का नाम लिखा था, वो एक जगह लिखा था रसन अली, और एक जगह लिखा था जो मैंने पढ़ा, सारी रिपोर्ट्स में नहीं है, रोशन अली। एक जगह रसन अली, एक जगह रोशन अली। यहां से इसका मामला फंसना शुरू हुआ। और 1999 में जो 2017 में ये अपना स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आया था, उसमें एक टेक्निकल चीज ये आई कि जो वहां के प्रिंसिपल थे या अध्यापक थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने आकर गवाही नहीं दी, सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया अमीरुल हक के नाम पर। तो इतने डॉक्यूमेंट्स का मूल्यांकन करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि ये जो नामों में फर्क है, ये डिस्क्रिपेंसी है, तो आप बस इतना एस्टैब्लिश करिए कि आपके पिताजी हमेशा अलग गांव में नजर आए हैं, अलग गांव की वोटर लिस्ट में नजर आए हैं, और आप अलग गांव की वोटर लिस्ट में नजर आए हैं, और कहीं आपके दादा हुजूर किसी पहले अलग गांव की वोटर लिस्ट में नजर आए। इसको एक्सप्लेन करिए। और इसको जो इनके अधिवक्ता थे अमीनुल हक, वो साथियों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी ये साक्ष्य इकट्ठे करे गए हैं, ये रिवर्स में करे गए हैं, यानी केस बिल्डिंग के लिए पुरानी चीजें, पुरानी वोटर लिस्ट खंगाल खंगाल कर, नाम ढूंढ ढूंढ कर इसको सर्च किया गया है। और सर्च करने के बाद उस गांव से अपनी और रिश्तेदारी के साक्ष्य अमीनुल हक ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में
नहीं दिए। यानी मैं इस गांव में था, मेरे अब्बा हुजूर उस गांव में थे, उस गांव में वो थे, उनके रिलेशंस के अलग साक्ष्य आपने 2018 में जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आपने मुकदमा लड़ा, वहां पे आपने इस चीज को अपनी और लोगों से रिश्तेदारी को आप जोड़ नहीं पाए, लिंक नहीं बिठा पाए। तो ये हाइपर टेक्निकल एनालिसिस किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आप फ्री हैं और आप जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा लड़ सकते हैं। यह बात आपका भाई उस दिन बता रहा था जब गवर्नमेंट की इस खबर पर सबने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि पासपोर्ट इज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तो आपके भाई ने क्या कहा था और सरकार ने क्या कहा था और 2020 में क्या कहा था और उससे पहले फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या कहता है कि भाई ऐसा है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सब आपकी भारत की नागरिकता को प्रमाणित करते हैं, लेकिन जब कंक्लूसिव एविडेंस की बात आ जाएगी, यानी संपूर्ण एविडेंस के उसके आगे कुछ नहीं देखना है, तो ये कागज पूरे नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आपको इसके पीछे भी खंगालना पड़ेगा। विशेष तौर पर अगर कोई कंप्लेन आ गई है तो बड़ी आसान भाषा में मैं आपसे बताऊं, मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि भाई आपके अब्बा हजूर, आपके भाई तो बाहर से निकल के गाली देंगे, उनकी प्रॉब्लम है, आपके अब्बा हजूर का, आपके पिताजी का, आपके फादर का क्या नाम है? आप बता देंगे मेरे फादर का नाम फलाना फलाना है। आदमी पूछेगा कैसे, तो आप बताएंगे साहब ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्या बताएंगे, ये देखिए साहब जो मैंने अपना केजी में एडमिशन लिया था उसमें मेरे फादर ये मेंशन थे, ये इसमें मेंशन थे, ये पासपोर्ट में मेंशन थे, ये आधार में मेंशन थे, ये पैन में मेंशन थे, जब मैं कॉलेज गया था ये उसमें मेंशन थे, ये मेरे साथ उनकी इतनी फोटोग्राफ्स हैं, सब आप दिखा देंगे। देखिए मेरी नाक भी उनसे मिलती है, मेरी आंख भी उनसे मिलती है, सब आप दिखा देंगे, सब मान लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने चैलेंज कर रखा है कि इस लड़के को गोद लेके ये हमसे गए थे और ये इनकी औलाद नहीं है, ये हमारी औलाद है और मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो क्या ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये सर्टिफिकेट, वो क्लास 10 का, वो इसका और वो फलाने का, और देखिए मेरी नाक उनसे मिलती है, देखिए मेरी आंख उनसे मिलती है, क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा? जवाब है नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक एकेडमिक एविडेंस माना जाएगा और कंक्लूसिव एविडेंस करने के लिए फिर कोर्ट कहेगा भैया फिर तो इसका डीएनए होगा, फिर डीएनए बताएगा कि ये जो व्यक्ति है ये वाकई किसका बेटा है और ये इसके अब्बा हजूर या फादर कौन है। ये चीज मैंने जो उदाहरण बताया ये समझाने के लिए कि जब तक ठीक चल रहा है भैया, लेकिन अगर मामला फंस गया और विशेष तौर पे अगर असम में फंस गया और आप बांग्ला स्पीकिंग हो, तब समझिए कि आपकी मुसीबत की घंटी बज चुकी है। नो डाउट अबाउट इट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इस पर मैं नजर रखूंगा सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। जब भी आएगा आप लोगों को इसका अपडेट जरूर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।